हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। कहाँ पर है? संविधान के भाग। देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है इस पर भी हमें चर्चा, जैसे हमने 12 अनुसूचियों पर चर्चा की थी उसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे। भाई मूल संविधान को अपने कितने भागों में डिवाइड कर रखा था। वैसे आपको संविधान सभा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, वो मैं बहुत जल्द आपको थ्योरी करवा दूंगा। तो वो डरने की कोई बातें नहीं है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, मुझे भी पता है, क्योंकि जो संविधान सभा में 3 घंटों में करवा रहा हूं उतने में मैं आपको पूरा का पूरा संविधान के अंदर लगभग मौलिक अधिकारों तक पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब एक ही है कि हम लोग चर्चा करते रहेंगे, हमारी बातें बनती रहेगी, अलग क्लासें भी आपको मिलती रहेगी, सुपरफास्ट क्लासें भी आपको मिलती रहेगी। क्योंकि आरएस के बेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको संविधान पूरा का पूरा आता है, तो उनकी रिवीजन के लिए ये काम आएगा। प्लस के अंदर जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ व्हाट इज दिस पॉलिटिकल ऑफ इंडिया, ये भारत की जो पॉलिटिकल है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो चले करें चर्चा। देखो हम पहुंचे संविधान सभा के भाग के संदर्भ में, और मैं कहता हूं कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार आपने देखा होगा आरपीसी ने या फिर आरएस के अंदर या फिर आईएएस के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से भाग के अंदर कौन सा अनुच्छेद आता है वगैरह, तो उन सब पर हम चर्चा कर लेंगे। देखो जैसे मान लो कभी आपको पूछ ले जाए नीति निर्देशक तत्व किन के अंतर्गत आते हैं, किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं, किस भाग में आते हैं। देखो जैसे हमने पढ़ा था अनुसूची के अंदर की फर्स्ट अनुसूची के अंदर हमने पढ़ा था राज्य और संघ के बारे में उल्लेख मिलते हैं, उसी प्रकार से पहले के अंदर संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में मिलकर के जो एक भूभाग बना हुआ है, जो राष्ट्र बना हुआ है उसको इंडिया कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर संघ और उसका राज्य क्षेत्र वो सारा का सारा आपको 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 में मिलेगा भाग नंबर 1 के अंदर। भाग नंबर 2 पूरा का पूरा नागरिकता पर है, जो हमें जब हमने आंशिक रूप से संविधान लागू किया था तब हमने 6, 7, 8, 9 जो 5 अनुच्छेद लागू किए गए थे वही नागरिकता के आपको 5 से लेकर के 11 में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल कितने अनुच्छेद है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 टोटल मिलाकर के यहाँ पर 6 अनुच्छेद है। मूल अधिकार की यदि बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जिसको आप डीपीएस भी बोलते हो, ये 36 से लेकर के 51 तक है। देखो मूल अधिकार की फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 12 से लेकर के 35 है। वही यदि नीति निर्देशक तत्वों डीएसपी एसपी की बात करते हैं तो वो आपके देखो यहाँ पर 35 से खत्म हो रहा है, या 36 से लेकर के 51 कर दो बस। मूल कर्तव्य 55(1) के अंदर है। किसमें? 55(1) के अंदर है, यानी मूल कर्तव्य आपके भाग नंबर 4 के अंदर दिए गए। ठीक है, चलो तो 4 नंबर भाग को आप 2 भागों में डिवाइड कर दो। यहां पर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और प्लस के अंदर मूल कर्तव्य टोटल 11 है, मैं चर्चा करूंगा उन पर। 5 संघ और केंद्र के बारे में है, जो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक है। तो संघ और केंद्र के बारे में आपको भाग नंबर 5 में मिलेगा। वहीं राज्य की बात करते हैं, यानी संघ जिसको हम केंद्र कहते हैं, ध्यान में रख लेना, संघ जिसको हम केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, तो वो आपके 5 से लेकर के 52 तक है 151, और 152 से लेकर के 237 तक, यानी 152 से लेकर के 237 तक आपको मिलेगा राज्यों के संदर्भ में, वो आपको मिलेगी भाग संख्या 6 में। तो मेरे प्यारे लाले और लालियों को समझ में आया या फिर नहीं आया? क्योंकि आप आरएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हो। हाँ, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की भी जो वैकेंसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके संदर्भ में भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कहता हूं आज का जो पार्ट है जो हमारे संविधान का, वो प्रत्येक भर्ती के लिए जहां पर आपको भारत की राज्य व्यवस्था दी गई है उसके अंतर्गत तो काम आएगा ही आएगा। आप यूआरओ का एग्जाम उठा करके देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए। नंबर 7 की बात करते हैं तो ये वापिस है। 8 नंबर की बात करते हैं तो यूनियन ये है टेरिटरी की है, 249 से लेकर के 242 तक। पंचायती राज व्यवस्था 9 नंबर भाग के अंदर है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। 9(a) के अंदर आपको मिलेगा नागरिक निकाय, 9(b) के अंदर आपको सहकारिता के संबंधी, 10 के अंदर अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में है, 244 से लेकर के 244(a) तक। 11 नंबर भाग के अंदर संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी व प्रशासनिक संबंधित है वो चीजें मिलेगी। अनुच्छेद 12 संघ और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है, धन संबंधी, वो चीजें मिलेगी 264 से लेकर के 300(a) तक। और 13 नंबर भाग के अंदर राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य का जो सिस्टम होता है वो 301 से लेकर के 360, टोटल 8 नंबर। ये पिछले ईआरओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 14(a) के अंदर न्यायाधिकरण 323(a) से लेकर के 323(b) तक। और निर्वाचन के संबंधी प्रक्रिया 15 के अंदर है, 324 से लेकर के 229(a) तक आपको मिलेगी। कोट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान SC ST के लिए ये 330 से लेकर के 342 तक आपको मिलेगी।
उसके बाद भाग नंबर 17 जिसके अंदर राज्य भाषा का उल्लेख है 243 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक है। आपातकाल 352 से लेकर के 360 इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत भयंकर तरीके से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्लस के अंदर कक्षा 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया और पिछली बार पूछा गया था। उसके बाद 19 नंबर भाग की बात करते हैं तो यहां पर प्रकरण के अंदर प्रकरण की व्यवस्था दी गई है जिसमें 361 से लेकर के आपको 367 तक अनुच्छेद मिलेंगे। 20 नंबर के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो 368 में मिलेगी। 21 नंबर के अंदर अस्थायी प्रावधान है जो आपको 369 से लेकर के 392 तक मिलेंगे। 22 नंबर के अंदर संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद जो आपको 393 से लेकर के 395, यानी हमने टोटल मिलाकर के 12 तो अनुसूचियों के अंदर डिवाइड कर रखा है, प्लस के अंदर 22 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है संविधान को, और 395 अनुच्छेदों के अंदर हमने इनको डिवाइड कर रखा है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब हम पढ़ते हैं भाग संख्या 1। देखो, वैसे यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसकी? फर्स्ट ग्रेड की, तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी जैसे मान लो दिल्ली पुलिस वाले, राजस्थान पुलिस वाले, पटवारी वाले, ग्राम सेवक वाले, जो भी जितने भी मेरे भाई बंधु है वो एक बार इनको सुन ले थोड़ा सा। चलो, संविधान का भाग संख्या 1 क्या कहता है? संविधान सब हमारे भारतीय संविधान का भाग संख्या 1 जो 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक विभाजित किया गया। तो आज हम 4 अनुच्छेद के संदर्भ में जानेंगे कि 4 अनुच्छेद क्या है। संघ व इसका राज्य क्षेत्र, संघ और प्लस के अंदर राज्य क्षेत्र, यानी भारत और भारत के राज्यों का क्षेत्र क्या है। देखो, इंडिया दैट इज भारत, स्पष्ट रूप से लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है। भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ है। यह लाइन आती है, भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान में सभी जगह यूनियन शब्द लिखा हुआ है, कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। संघ की जगह इंग्लिश के अंदर यूनियन लिखा हुआ है और यूनियन का अर्थ होता है साथियों संघ। ध्यान में रख लेना, कहीं पर भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। जहां जहां संघ शब्द आना चाहिए वहां पर यूनियन लिखा हुआ है, उसके बाद यूनियन का प्रयोग किया गया है। संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं लिखा गया है। बावजूद यह माना जाता है कि भारत एक फेडरल देश है, मतलब फेडरल देश है, इसकी संज्ञा हमने दे रखी है। कहीं पर भी इस संघात्मक है, भारत एक संघात्मक है। इस चीज का ये चीज हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर भी मतलब इस शब्द का आपको उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यह भी बहुत बड़ी बात है। देखो, भारत एक राज्यों का संघ है। संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का उपयोग किया गया। फेडरल है, लेकिन कहीं पर भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यह भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। 2-3 बातें बहुत बार आपको कथन निष्कर्ष में पूछी जाती है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत शांति काल में फेडरल था और आपातकाल में यूनियन होता है। देखो क्या कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि भारत शांति काल के अंदर तो क्या रहता है? फेडरल रहता है। लेकिन जब आपातकाल की बात आ जाती है, जब आपातकाल के अनुच्छेद यानी आपातकाल की जब बात आती है, तब भारत एक यूनियन बन जाता है। दोनों बातें कथन और निष्कर्ष के अंदर बहुत बार पूछी गई कि यह तर्क किसके द्वारा दिया गया था? तो यह तर्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था, जो प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। उनका मानना था कि हमने जानबूझकर इस शब्द का उल्लेख नहीं किया ताकि लोग भारत को अमेरिका की भांति फेडरल ना समझे, क्योंकि अमेरिका में राज्यों ने देश का निर्माण किया था, लेकिन भारत सदियों में एक राष्ट्र है तथा देश में राज्यों का निर्माण किया। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था, और या फिर जो उन्होंने एक अराजकता का जो भाषण दिया था उसके अंदर भी इस बात को समझाया था कि हमने फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया। रीजन किया है, इस शब्द का उपयोग किया अमेरिका में किया गया है, इसलिए भारत वाले अपने आप की तुलना अमेरिका से ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि देखो, अमेरिका की भांति ना समझे, क्योंकि अमेरिका में राज्यों ने देश का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका के राज्य है वो मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? अमेरिका का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए तो अमेरिका के अंदर सेंटर और जो स्टेट है उनके अलग अलग रूप से संविधान लागू है, लेकिन भारत सदियों से एक राष्ट्र है तथा देश ने राज्यों का निर्माण किया। देखो, दोनों प्रक्रिया में थोड़ा सा फर्क है। अमेरिका ने, किसने? अमेरिका का निर्माण तो किया था राज्यों ने। किसने किया था? राज्यों ने। वहीं पर इंडिया के अंदर
इंडिया ने निर्माण किया है राज्यों का। दोनों चीजों में फर्क है। एक तरफ तो अमेरिका के अंदर तो जो राज्य है वो मिलकर के अमेरिका का निर्माण करवाते हैं, लेकिन साथियों वहीं पर हमारे जो राज्य है उनका निर्माण स्वयं भारत ने किया था, क्योंकि भारत एक पूर्व से राष्ट्र देश था, पूर्व से एक राष्ट्र था। तो ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी परिसंघ है। बस थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करो। भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्र माने जाते हैं। अब देखो भारतीय राज्य के अंदर आपको कौन से क्षेत्र माने जाएंगे। एक तो सभी राज्य, मैं अब आपको इंडिया की परिभाषा बताता हूं। सभी राज्य, जैसे वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तथा अन्य अधिग्रहित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो हमारे नहीं है लेकिन फिर भी हमारे हैं, जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है, वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, भारत का। जैसे भाई अधिकृत क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पहले हमारे राज्य नहीं था, अब तो 370 हटने के बाद हमारा हो गया, तो वो भी भारत के अंदर थे। तो ये तीनों चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती है, भारत का निर्माण करती है, या फिर भारत की वजह से इन चीजों को जाना जाता है, ठीक है। यहां उल्टा फर्क है, अमेरिका के प्रांतों से अमेरिका की पहचान बनती है, और हमारे जो राज्य है उनकी पहचान है वो भारत से बनती है। भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो संविधान है वो कौन सा, एक अर्ध परिसंघीय है। अर्ध परिसंघीय यानी संघ से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर आपको स्टेट के अंदर और प्लस के अंदर सेंटर के अंदर दोनों चीजें आपको देखने मिलेगी। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, ये तो आर्टिकल नंबर 1 था। तो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान मत रखना। आर्टिकल नंबर 1 में बस इतना सा ध्यान में रखना, एक तो इंडिया दैट इज भारत के नाम से, जहां 8 केंद्र शासित प्रदेश और प्लस के अंदर आपके केंद्र शासित प्रदेश और प्लस के अंदर आपको राज्यों के बारे में यहां पर आपको प्रत्येक की परिभाषा मिलेगी। यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से बनकर के बने हुए जिले राष्ट्र को क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। मैं माफी चाहता हूं, चेस्ट में प्रॉब्लम होने के कारण कुछ शब्द है वैसे वैसे निकले। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, यह अनुच्छेद संघ को यह अधिकार देता है कि वे जो भी शर्तें उसे उचित लगे उनके आधार पर किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकता है या उसे भारत में विलय कर सकता है। देखो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, जैसे मान लो भाई कोई भी हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो आर्टिकल नंबर 2 भाग संख्या 1 के अनुसार हम उसको निर्माण करवा सकते हैं उसका। अब जैसे मान लो कोई भी अलग राष्ट्र है, वो हमसे मिलना चाहता है, तो वो बिना पूछे किसी से भी अपनी प्रक्रिया के आधार पर, बिना पूछे नहीं, अपनी प्रक्रिया के आधार पर इंडिया में मिला सकता है। तो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों और दैट इज भारत, यानी भारत की परिभाषा मिलती है आपको। आर्टिकल नंबर 2 राज्यों को किसको मिलाना है किसको नहीं मिलाना है उस प्रक्रिया के संदर्भ में आर्टिकल नंबर 2 बोलता है। यह अनुच्छेद इंडियन यूनियन टेरिटोरी के बाहर के क्षेत्र के लिए है, यानी इंडियन टेरिटरी मतलब हो जाएगा भारतीय संघ के लिए है, ठीक है। 2 नंबर 3 केंद्र को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का विभाजन कर सकता है, राज्यों की सीमा में कटौती कर सकता है, सीमा में वृद्धि कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है, तथा नाम परिवर्तन। जैसे मान लो किसी राज्य के अंदर, अभी हमने पढ़ा है बहुत सारे राज्यों को भाषा के आधार पर चुना गया था, किसी को अलग किया जा रहा है। जैसे अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी कि क्या राजस्थान के 2 विभाजन होंगे, राजस्थान का नाम बदला जाता है, राजस्थान की सीमा बदली जाती है किसी भी राज्य की, तो वो अथॉरिटी कौन सी देती है, आर्टिकल नंबर 3 देती है। तो यहां से याद करो, 1 के अंदर तो परिभाषा दी गई है, राज्यों का उल्लेख है। नंबर 2 किसी भी बाहरी क्षेत्र को अंदर मिलाया जा सकता है। नंबर 3 आंतरिक विभाजन भी किया जा सकता है। आंतरिक विभाजन का मतलब किसी भी राज्य को हटाना है, किसी भी राज्य को नया निर्माण करना है, उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, ये सब। नए राज्य का गठन भी किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आगे सारी की सारी बातें। अब देखो नए राज्य का गठन किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ी सी आपको प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। देखो तावड़ा मंदो पड़ जा रे। देखो नए राष्ट्र का यदि आपको निर्माण करना है तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति इस आशय का प्रस्ताव प्रभावित होने वाले राज्य के पास भेजेगा। अब जैसे मान लो भाई राजस्थान में कोई फेरबदलाव करना है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसका प्रस्ताव उस राज्य के पास भेजेगा। राज्यों के विधानमंडल इस पर विचार करेंगे। अब राज्य में जितने भी विधानमंडल हैं वो इस पर, राज्य का विधानमंडल इस पर क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा, भाई क्या हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रपति प्रस्ताव को वापस लौटाने के समय ये सीमा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, अब मान लो प्रस्ताव लौटा रहे हैं, वापस सीमा वगैरह भी निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रपति इस समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। अब जैसे मान लो भाई राष्ट्रपति ने राजस्थान के 2 टुकड़े कर दिए, विधानमंडल में गया, पारित हो गया, कोई भी राज्य हो, वापिस लौटा रहा है, तो उस समय ये जब राष्ट्रपति के पास वो रहता है प्रस्ताव, तो उसमें वो छेड़खानी कर सकता है। ये राष्ट्रपति को अथॉरिटी है। राज्य विधानमंडल की राय से प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मान लो किसी भी राज्य के अंदर छेड़खानी करनी है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने उस राज्य के विधानमंडल को वो प्रस्ताव भेजा और उसने बोल दिया नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर दिस प्रपोज, हम आपकी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई मायने नहीं रखता, राष्ट्रपति ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। तो मैं कभी कभी बोलता हूं कि भाई विधानमंडल को भेजना जरूरी क्यों है। हाँ, ये इतना है कि वो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हम आपसे निवेदन करते हैं राष्ट्रपति सर, हमें माफ़ करना, लेकिन आप 2-3 चीज़ें ये ऐड कर दो, यदि राष्ट्रपति को बढ़िया लगी तो ऐड कर देगा, लेकिन कर सकता है राष्ट्रपति कुछ भी। तो इसका तो यही सीधा है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य के अंदर छेड़खानी कर सकता है। छेड़खानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, सीमा में परिवर्तन करना वगैरह वगैरह। नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा यह विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आप इस विधेयक को कहीं भी, ये नहीं कि भाई जैसे धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है तो आप उसको राज्यसभा में करो, लोकसभा में नहीं। जिस विधेयक जिसके अंदर आपको पेश करना है उसके अंदर आप पेश कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी सदन के अंदर, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। यह दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, अर्थात इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। देखो, जब मान लो कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित नहीं होता है तो हमारे पास उस विधेयक को पारित करने का तीसरा तरीका होता है, आप संयुक्त बैठक बुठा लो। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए कंडीशन है ये दोनों से पारित होना ही पड़ेगा आपको। यदि वो पारित होता है तो मान्य है। दोनों के अंदर साधारण बहुमत है 2/3। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है ना, अब जैसे ही मान लो पारित हो गया तो बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जिनको राष्ट्रपति वापिस, जैसे मानो दोनों सदनों में पारित हो गए कोई भी विधेयक, वो विधेयक राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं कि भाई एक बार वापिस सोच लो, आप इसको लागू करना है या नहीं करना है। लेकिन राज्यों के संबंधी जो भी बातें आती है, राष्ट्रपति चाहे तो लौटा सकता है, राष्ट्रपति नहीं चाहे तो नहीं। पारित हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया तो फिर वो बनेगा ही बनेगा। आर्टिकल नंबर 4 है, वो अनुसूची पर है। अनुसूची फर्स्ट वह अनुसूची 4, अनुसूची 1 और 4 में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, अर्थात नए राज्य के गठन के लिए सीए में आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे मान लो आप कोई भी सभी मतलब है राज्य का पुनर्गठन कर रहे हो तो उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कोई लागू नहीं होगी, ये आर्टिकल नंबर 4 कहता है। जैसे एक विवाद हुआ था बेरुबारी विवाद, यह हुआ था बेरुबारी विवाद 1960 में। वेस्ट बंगाल का एक क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत का कोई भी भूभाग संविधान संशोधन के द्वारा ही किसी देश को दिया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो कोई भी भारत का भूभाग है, देना है, तो उसके लिए पहले आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था बेरुबारी विवाद 1960 के अंदर। कब? बेरुबारी विवाद के अंदर वेस्ट बंगाल के संबंधी कोई बात आती है, मैं बताऊंगा क्या था। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिया था कि भाई आपको यदि ऐसा करना है तो काइंडली इंफॉर्मेशन यू, आप पहले संविधान में संशोधन करो। आप संविधान में क्या करो? संशोधन करो। अब क्या हुआ था, जब 9वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय इस संशोधन के द्वारा बेरुबारी नामक जगह पाक को दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? पाक को। और 1969 ईस्वी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जहां 1960 के अंदर इस छोटी मोटी सीमा के बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करती है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वहीं पर 1969 के अंदर वापिस 9 साल के बाद वही सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल के निर्णय से सीमा विवाद को हल किया जा सकता है, लेकिन इससे भारतीय भूभाग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो,
यदि मान लो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तो आप मंत्रिमंडल से सिफारिश करो, मंत्रिमंडल जो बोलती है आप वैसा कर सकते हो, लेकिन भारतीय भूभाग को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए आप छोटी मोटी बातों के लिए भारत के संविधान में संशोधन मत करो, आपके लिए बेटर रहेगा और हमारे लिए भी बेटर है। यह निर्णय सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। आगे चलो, जब हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 100वां 100वां, इस संशोधन के तहत भारत में बांग्लादेश के साथ कुछ पहाड़ी इलाके थे उनको मिलाया गया था। भारत ने बांग्लादेश को 111 स्थान दे दिए थे और बदले में बांग्लादेश के 51 लिए थे, ये 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात आती है राष्ट्रीय एकीकरण। अक्टूबर 1947 की बात है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था। सबको पता है जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। पहले जम्मू कश्मीर का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान ने कहा कि आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, आप क्या करोगे भारत में मिलकर के, मैं आपको लाहौर की कुड़ियां दिखाऊंगा, बंदरगाह दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा। तो हरी सिंह का मन विचलित हो गया था और हरी सिंह ने कहा सॉरी सर इंडिया वालों, मैं इनके साथ मिलूंगा। एक हमारे जोधपुर के शासक थे वो भी चले गए थे। हरी सिंह ने अब वापिस किया कि आपको पता है पाकिस्तान को पेड़ी देश है, वो कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। तब पाकिस्तान ने वापिस बोल दिया था, सॉरी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे आपातकालीन कारण हो गए थे जिसकी वजह से 1947 अक्टूबर 1947 से पहले तो अक्टूबर से पहले तो उन्होंने कहा था कि भाई हम अलग रहना चाहते हैं और हमने हरी सिंह को 2 दिक कनपट्टी के मान कि सुधर जा, और हरी सिंह को हमने मिला लिया, जम्मू कश्मीर को हमने मिला लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर को हमने आर्टिकल 370 के थे थोड़े से उनको अलग से अधिकार दे दिए थे। 1948 ईस्वी की बात आती है, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किया गया था। यहां जन्म संग्रह किया गया था 1940। जूनागढ़ रियासत थी, जूनागढ़ का जन्म संग्रह के द्वारा किया गया था। 1948 में हैदराबाद का भी विलय किया गया था। हैदराबाद के शासक थे निजाम बहुत क्रूर शासक था। निजाम के खिलाफ किसानों ने और औरतों ने दंगा बोल दिया था। ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 के अंदर, अक्टूबर 1948 के अंदर हमने उनको भी मिला लिया था। 1954 के अंदर पांडिचेरी, यमन, केरल, माहे और चंद्रनगर, ठीक है ना, इन्हें फ्रांसीसी आधिपत्य से आजाद करवाया था। ये वो क्षेत्र है जिनको हमने आजादी दिलाई थी, ठीक है। बाकी आप इन चीजों को पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना छोड़ दो, आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये सिक्किम वाला थोड़ा सा मामला पढ़ो। देखो सिक्किम में ये आपके सोंगाल शासक था। तो क्या बात था, हमारे संविधान में इसे रक्षित राज्य का दर्जा दे दिया था। सिक्किम के साथ आज भी हमारी बहुत शानदार बनती है, लेकिन सिक्किम के साथ हमने ओनली फॉर इसके तहत हमने 3 बातें इनकी मानी थी। सिक्किम को बोला था बेटा हम तुम्हारी रक्षा कर देंगे। क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जब हम सीमा की रक्षा कर सकते हैं तो सिक्किम की क्यों नहीं करेंगे? रक्षा करेंगे। विदेशी मामले और प्लस के अंदर संचार, इनके संबंधी हमने एक अथॉरिटी देकर के सिक्किम को अपने अंडर में कर दिया था। तथा अन्य विषय, बाकी जितने भी विषय, इन 3 विषयों को छोड़ करके बाकी जितने भी विषय सिक्किम के, वो सारे के सारे इन्हीं के पास थे, सिक्किम की सरकार के पास ही थे। चले आगे। उसके बाद देखो 35वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो सिक्किम की जो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका प्रावधान करने के लिए आर्टिकल 2(1) और जो 10th अनुसूची नंबर 10 है संविधान संशोधन में, उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। कालांतर में सिक्किम में जन्म संग्रह करवाया गया, जिसमें सिक्किम के लोगों ने भारत में सिक्किम के पूर्ण विलय के लिए इन्होंने आमंत्रित कर दिया था। देखो पहले तो हमने सिक्किम को मिला लिया था, 3 अथॉरिटी दे दी थी। उसके बाद धीरे धीरे सिक्किम की जनता के अंदर ये करवाई गई थी वोटिंग, और वोटिंग के आधार पर सिक्किम की जनता ने कहा था कि भाई हम तो पूर्ण रूप से भारत में मिलना चाहते हैं, और हमने भारत के अंदर सिक्किम को मिला लिया। आर्टिकल नंबर 36वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1975 के अंदर, सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कर दिया गया। और जो हमने इनको अलग अथॉरिटी दे रखी थी आर्टिकल 2(1) के तहत और 10th अनुसूची के अनुसार, उसको हमने हटा दिया कि नहीं बेटा जी अब तेरे बात बस की बात नहीं है, ये हो गया तेरा लपड़ा खत्म, तो ये आर्टिकल भी खत्म। राज्यों का पुनर्गठन, इसके लिए घर आयोग का निर्माण किया गया था 1948 के अंदर, धर आयोग। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। देखो जब आप 12th क्लास की पॉलिटिकल पढ़ते हो तब उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। तो मतलब है
उन्होंने क्या कहा था, हाँ देखो मैं क्या बताना चाहता था, एक तो जिंदगी में आप सब कुछ करना, शादी मत करना, ठीक है, सब कुछ करना जिंदगी में पर शादी मत करना। बोल जो तेरी लुगाई संकट में तो बेटी की कार्ड क्लास तो लेने दे हैं, फिर कैसी चुन्नू या मांगे और मुन्नू या मांगे, अरे चुन्नू मुन्नू को कुछ खिलाने के लिए तेरा बरतार क्लास ले रहे। इसलिए बोलता हूँ शादी मत किया करो। बेचारे नरेंद्र मोदी जी सुखी है, ठीक है ना, मुझे तो नरेंद्र मोदी जी की चाल चलनी पड़ेगी। हे भगवान, लुगाया को लफड़ो लग, कोई अनुच्छेद लागू करो रे आंख को भी। मैं भारत सरकार को निवेदन करूं कोई अनुच्छेद लागू करो ताकि की न की तो लफड़ो सलटे। हे माता तू जगू सब मोटी है। चलो अरे पढ़ लियो रे। चलो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग एक धर आयोग की स्थापना की गई थी 1948 के अंतर्गत। इस आयोग में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया था। किसी भी प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। लेकिन फिर आपको पता है दंगे हुए। फिर 1948 के अंदर एक समिति और बनाई गई थी जिसको कहते हैं जेवीपी समिति। जेवीपी के अंदर जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, ये आए थे। इस समिति ने भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग है उसको और स्वीकार कर, डबल धक्का दर ने भी कर दिया और जेवीपी ने भी कर दिया था। लेकिन देश के अंदर लगातार मांग बढ़ रही थी, करना है तो करो वरना हम दंगे पर उतर जाएंगे। वही लुगाई वाला हट, ठीक है ना, बात करनी है तो करो, आपकी क्लास चल रही है तो चल रही है, मुझे नहीं पता शादी करके क्यों लाए थे। वही सेम प्रक्रिया थी हमारे राज्यों की, मांग को स्वीकार करना है तो करो वरना हम आंदोलन कर देंगे। और लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मांग तेलंगाना के अंदर थी, तेलुगु के अंदर, और तेलुगु के एक नेता थे जिनका नाम आता है पोटी श्री रामुलु। रामुलु साहब इतने डेंजर थे कि उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी थी। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। अब सरकार को पता चला कि नहीं सरकार बनी है, कहीं नहीं सरकार तो बेचारी बनी नहीं होगी, कि सिस्टम अभी अभी नया नया हमें मिला है, पूरा का पूरा कहीं उधड़ ना जाए। फिर इन्होंने क्या कर दिया था साथियों, सरकार ने मांगनी स्टार्ट कर दी थी। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य डिवाइड हुआ था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। कब किया गया था? 1953 के अंदर नई सरकार बनी थी। ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनने से ये मांगे और बढ़ती रही और राज्य के अंदर भाषा के आधार पर अलग अलग डिवाइड किए गए। अब क्या हुआ, अब मांगे बढ़ने लगी, तब इन्होंने एक आयोग और बनाया था। वो कौन सा है? फजल अली आयोग। 1953 के अंदर इसका गठन किया गया था। अब क्या हुआ था, फजल अली के साथ 2-3 भाई और थे, एक तो हमारे कुंजरू साहब और एक हमारे केम साहब। कुंजरू और केम साहब को भी अन्य सदस्य के रूप में डिवाइड कर दिया और कहा कि पूरी की पूरी प्रक्रिया करो। ये भाई साहब तीनों निकल गए थे शेयर करने के लिए इंडिया की। अब इन्होंने एक चीज देखी और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 1955 के अंदर पारित की। इन्होंने कहा साहब बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप केवल भाषा के आधार पर नहीं कर सकते। तब भारत सरकार ने कहा कि भाई भाषा के आधार पर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कि देखो भाषा के आधार पर करने से तो गलत मामला गलत हो जाएगा, तो फिर क्या करें कि आप देखो भाषा के साथ साथ संस्कृति भी है, भाषा के साथ साथ भौगोलिक क्षेत्र भी अलग अलग डिवाइड करो। तब भाषा को, भौगोलिक क्षेत्र को और संस्कृति को तीनों को मद्देनजर रखते हुए, अरे रुक जाइए, तीनों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या कर दिया था भाई, हमने अलग रूप से इनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कुछ अन्य बातें जैसे देश की एकता और सुरक्षा को मजबूरी मिले, भाषा संस्कृति होगी, आत्मवीरता, प्रशासनिक विकास वगैरह हो गया। ठीक है ना, जनता के कल्याण के लिए आयोग को प्रोत्साहन मिला। इन उद्देश्यों के साथ समझौता किया गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं। इसके साथ ही इनमें इसने माना कि राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाएगा। पहले 4 श्रेणियां थी, चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजी प्रांत के, अंग्रेजी ब्रिटिश जो भारत था उसमें 4 प्रकार की थी, वो चारों रखी थी, फिर चारों को समाप्त कर दिया गया था 1955 के अंदर। और 4 की जगह में 2 रख दिए, एक तो राज्य, एक यूटी। राज्य का मतलब स्टेट और यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और 1956 के अंदर इसकी अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया था। 1955 के अंदर तो बनाई गई थी, 1956 में इसको लागू कर दिया था 7वें संविधान संशोधन के तहत। 1 नवंबर 1956 को ये संशोधन है वो लागू कर दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। इस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे ये आप एक बार देख लेना, छोड़ दो इसको, ये सब चीजें छोड़ दो। हाँ, नाम परिवर्तन, ये चीज ध्यान। कुछ राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में नाम में भी परिवर्तन किया गया था। जैसे पहले एक नाम था आपके संयुक्त
ये चीज समझ लो, थोड़ी सी समझने के लिए आपके काम की आ जाएगी। जिसे कुछ राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम में भी परिवर्तन किया गया था। जैसे सर संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम है वो उत्तर प्रदेश रखा गया था 1950 के अंदर। पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत। इसका नाम चेंज करके 1950 के अंदर और इसका नाम रख दिया गया था यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिए। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। जो आप अभी तमिलनाडु देख रहे हो ना, उसका नाम मद्रास कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रख दिया था। वर्तमान के अंदर मैसूर क्षेत्र भी है, किला भी प्रसिद्ध है वहां का। इसी वर्ष लक्षद्वीप मिनिकोय और अमन द्वीप का नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया था। ये लक्षद्वीप है, पहले इस नाम से जाने जाते थे। एक आपके लक्काद्वीप, मिनिकोय और प्लस के अंदर अमिनी द्वीप, इन दोनों का नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया था। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसमें बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बिना पूर्ण राज्य का मतलब बिना पूर्ण राज्य, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, जो राज्य की लायक ना हो, जिसकी संख्या वगैरह कम हो। तो 1992 के अंदर है वो संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम चेंज करके राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसको जाने जाना लगा। उसके बाद इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी निरंतर आता रह गया था। ये जो बदलाव है ये 1991 के अंदर है। वो 91 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ था 69वां, उस 69वें संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली का नाम है वो राष्ट्रीय राजधानी रखा गया था। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसी वर्ष पांडुचेरी का नाम बदल कर पुडुचेरी कर दिया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नाम बदल कर ओडिशा कर दिया था। ये चीजें आती है, आप देखते रहना। और बाकी जैसे मान लो प्रयागराज वगैरह है, ठीक है ना, तो ये भी नाम है वो चेंज हो चुके हैं। तो वो आंकड़े मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा 2023 की पॉलिटिकल के अंदर है। ठीक है, चल आगे। चलो भाग संख्या 3 जिसमें आते हैं आपके मूल अधिकार। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आज हम मूल अधिकारों को पढ़ करके आज की क्लास को विराम देंगे, फिर पढ़ेंगे। देखो मूल अधिकारों में बहुत सारी बातें आपको जाननी जरूरी है और ये टॉपिक में आप मूल अधिकार आराम से करवाऊंगा। मूल अधिकार भाग संख्या 3 में इसका उल्लेख है। सबसे पहले आपको पूछा जाता है उल्लेख कहाँ पर है। तो प्यारे मित्रों, उल्लेख के संदर्भ में ध्यान रख लेना। मूल अधिकार भाग संख्या 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक है? 35 तक। 35 के बाद आपके भाग संख्या 4 स्टार्ट हो जाती है, 35 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक, जहाँ पर आपके नीति निर्देशक होते हैं, DSP आते हैं। राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, प्लस के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मिलता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायिका कार्यपालिका और कार्यपालिका की प्रमुख आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए तब आपको यहाँ मिलेगी। विधायिका और राज्य की भी कार्यपालिका और विधायिका का इसमें मिल जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, जितने भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में भी आपको आर्टिकल नंबर 12 में मिल जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर ध्यान में रख लेना, राज्य की परिभाषा के संदर्भ में दिया गया है। यहां पर आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको केवल इतना ही पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा क्या है। व्हाट इज दिस स्टेट? राज्य की परिभाषा क्या है? बहुत शानदार चीज पूछी जाती है। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13, अब मैं आपको यदि आर्टिकल 12 पढ़ाऊं तो मैं 1 घंटा लगा सकता हूं आर्टिकल नंबर 12 के अंदर, लेकिन हमें इतना जानना नहीं है क्योंकि बुद्धिजीवी बहुत है, वो कमेंट करेंगे सर फलाना ढिंकड़, तो पढ़ लो पहले। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है। कहने का मतलब है मूल अधिकार, अम्परा यही है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। यदि कोई भी यहाँ ऐसा कानून जो हमारे मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों की हनन करता है, वो कानून लागू नहीं किया जाएगा। बस यदि कानून, ऐसा कानून संसद भी बना दे तो भी वो लागू नहीं करेगा। चाहे संसद बनाए, चाहे सरकार बनाए, चाहे कोई भी बनाए, यदि वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसा कानून लागू नहीं होगा। नंबर 2 देखो, नंबर 1 ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का असंगत करती है वो मान्य नहीं होगी। उसके बाद संसद भी ऐसा कानून बनाती है तो भी लागू नहीं होगी। 2 बातें। नंबर 3 विधि की परिभाषा। विधि शब्द की परिभाषा लिखी है लो, यानी विधि कौन सी मान्य होगी? राष्ट्र के द्वारा जारी की गई सारे के सारे अध्यादेश,
राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम, राज्यपाल के अध्यादेश, उपविधि, नियम विनियम, परंपरा, रूढ़ि, आदेश, ये सारे के सारे कानून है वो लॉ के अंतर्गत आएंगे, विधि के अंतर्गत। नंबर 4 छोड़ो, तो ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 12 और 13 के अंदर ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं 14 से लेकर के 32 तक, 14 से लेकर के 32 तक, 32 ही तो है, हाँ 14 से लेकर के 32, 33, 34, 35 को छोड़ दो एक बार आप। समानता का अधिकार, 7 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे। कौन से हटा दिए, कौन से नहीं हटाए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सगलाओं पे लिया जो देखो, समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक इस बात का जिक्र किया गया। समता मतलब समानता, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से लेकर के 23 तक किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर के 30 तक। संपत्ति का अधिकार 31 में था, हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के आधार पर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। सर इससे आप क्या समझाना चाहता हूं, देखो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, क्या लागू हुआ था, संविधान, उस समय हमारे पास 6 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 6 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के आधार पर, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अब हमारे पास संविधान में कितने, इसमें 7 थे, अब हमारे पास कितने बचे, 6। तो आपसे क्वेश्चन प्यारे लाले और लालियों ये पूछा जा सकता है कितने संविधान थे, कितने नहीं थे, तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। आ जाओ नंबर 1, समता का अधिकार, इंपॉर्टेंट बात है। समानता का अधिकार क्या कहता है, समानता का अधिकार, लोग क्या है कि आजकल ना पढ़ना नहीं चाहते, बस घर से बोल करके आ जाते हैं कि मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूं पढ़ने के लिए, और यहां आकर के लाइब्रेरी वो चाहिए, वो स्टूडियो, वो मोबाइल्स वगैरह देखते रहते हैं। आप डिस्टर्ब होते, साथ वालों को भी डिस्टर्ब करते। पता नहीं भगवान जाने कहां इनका चक्कर चल रहा है। चलो, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14, विधि का शासन यानी कानून का शासन। विधि का अर्थ होता है कानून, कानून का शासन। विधि के समक्ष समानता, ये बात हमने यूके से ली है, पहले भी हमने प्रस्तावना में पढ़ा था। विधि का समान संरक्षण, ये हमने यूएसए से लिए। विधि के समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए समान है, ये तो हमने यूके से लिया है, उत्तराखंड में ये है। और प्लस के अंदर विधियों का समान संरक्षण, ये बात हमने साथियों कहां से ली है, यूएसए से ली है। विधि के समक्ष समानता, ये विधि के शासन की व्यवस्था है, ध्यान में रख लेना। अर्थात विधि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी, यानी सरकार आपके समक्ष समान है, कानून सबके लिए समान है। वही बात करता है विधियों का समान संरक्षण कि कानून चाहे तो आपके साथ भेदभाव कर सकता है। एक तरफ तो नो भेदभाव, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, और एक तरफ है कि कानून आपके साथ भेदभाव कर सकता है। सर दोनों बातें कैसे हुई, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे हो सकती है, अब मैं बताऊं। चलो, ये बात तो हमने ली है ब्रिटेन से, पहले समझ लेना। विधि के समक्ष समानता यानी कानून किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये बात हमने ब्रिटेन से ली है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 2 नंबर बात क्या कहती है, 2 नंबर बात 14 के अंदर ये बोल रहे हैं कि आप चाहे तो विधियों का समान संरक्षण कर सकते हैं। ये बात हमने कहां से ली है, ये बात हमने ली है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ध्यान में रख लेना। इसमें क्या कहता है, यह विधि के शासन की एक सकारात्मक व्यवस्था है। इसके अनुसार समान परिस्थितियों का समान व्यवहार दिया जाएगा। अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव हो सकता है। संसदों व राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया, सांसदों व राष्ट्रपति को। देखो, अब मान लो कोई प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता के अंदर जैसे मान लो किसी का एक पैर है, एक पैर नहीं है, और दौड़ हो रही है, 10 मिनट के अंदर आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो क्या जो व्यक्ति अपंग है वो जा सकता है, नहीं जा सकता। तो उसके अकॉर्डिंग टू टाइम अलग रखा जाएगा। जैसे आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते हो, तो सार्वजनिक स्थानों पर आपको महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग सीटें मिलती है। तो इसी प्रकार से विधि एक सकारात्मक भेदभाव हमारे साथ कर सकती है।
आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है नो भेदभाव। किसके आधार पर? राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य के पास 5 कंडीशन है। इस 5 कंडीशन के आधार पर आर्टिकल 15 के तहत नहीं कर सकता। अभी मैं बताऊंगा सर आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हो। 5 कंडीशन मैंने यहां बताई है, आगे मैं अनुच्छेद में बताऊंगा, प्लस के अंदर और कंडीशन जोड़ दो 2 और कौन सा आर्टिकल आ जाएगा। यहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अंदर हमारे पास 5 है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। निजी संस्थाओं, होटल, भोजन, मंदिर, सार्वजनिक तालाबों पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। यानी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजना और कार्यक्रम बना सकता है। आप चाहो तो राज्य सकारात्मक भेदभाव आर्टिकल 14 की धारा 2 के तहत कर सकता है। आप चाहो तो भाई बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत अलग कर सकते हो। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजना बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े हुए सामाजिक और आर्थिक कंडीशन से, उनके लिए राज्य अलग बना सकता है। सामाजिक व शैक्षणिक रुचि से पिछड़े, आगे बात, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष योजनाएं, कार्यक्रम चला सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15। हम पढ़ लेते हैं 16, 17, 18 को भी। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहते हैं? तो 15 तो आपको समझ में आ गई भाई, किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य 5 आधारों पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब आर्टिकल नंबर 16 क्या कहते हैं? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी जितने भी आपके पास सरकारी नौकरियां आती है ना, उनके अंदर अवसर की समानता रखी जाएगी। उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन संसद चाहे तो अलग से कानून बना करके जो भी जितने भी पिछड़े हुए वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ न कुछ अलग से प्रावधान लागू कर सकती है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए, अब देखो जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति से पिछड़ा हुआ, जैसे जनजातियों वाले लोग हैं, जैसे महिलाओं की अलग कैटेगरी के लिए कानून बनाती है, उसके आधार पर राज्य चाहे तो भेदभाव करके उनके लिए एक अलग कानूनी व्यवस्था बना सकती है। ये बात आर्टिकल नंबर 16 के अंदर है। सरकारी नियोजन के अंदर समानता में दी गई है। पदों में आरक्षण, ठीक है ना, बेट लोग को भरने के लिए आरक्षण, किसी भी, देखो पदों में आरक्षण, इसके अंतर्गत 50% आरक्षण की बात की गई है। छोड़ दो, इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस 2, 3, 4, 5 बातें वो शॉर्ट रूप से जान लो। राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं को धर्म के आरक्षित किया जा सकता है। हाँ, अब देखो जितने भी जैसे मान लो धार्मिक संस्थाएं, उनके अंदर भी आरक्षण की बात की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण है। अब देखो एक विवाद आया था जिसको हम कहते हैं इंदिरा साहनी बेनाम भारत मामला, बहुत बड़ा विवाद था 1992 का। इस विवाद को आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे पता है आर्टिकल नंबर 16 आपको आता है, किसी भी प्रकार से सरकारी भर्तियों में राज्य है वो नहीं करेगा भेदभाव, चाहे तो भेदभाव कर सकता है लेकिन सकारात्मक भेदभाव करेगा, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए। ये सारी की सारी बातें मुझे पता है, आपको याद है, क्योंकि आजकल आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क से, सोशल मीडिया से जुड़े हो, तो इन सब पर बहुत सारी बातें याद आती है। ठीक है, चलो गुरुजी, एससी ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 50% हो सकती है, ठीक है ना। और इसने इस सीमा को लागू कर दिया था। ओबीसी के लिए क्रीम लेयर की अवधारणा लागू की गई थी। देखो ओबीसी के लिए तो क्रीम लेयर की अवधारणा लागू कर दी और उन्होंने कर दिया 50% आरक्षण। ध्यान में रखना, इंदिरा साहनी बेनाम मामले के अंतर्गत 50% आरक्षण की बात की गई थी। ज्यादा से ज्यादा आप आरक्षण 50% दे सकते हो, वो भी जनता पर डिपेंड करता है कितने लोग हैं। अस्पृश्यता का अंत, चलो 16 नंबर की बात, 17 नंबर की बात करते हैं। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं किसी एससी एसटी का मैं इसके साथ खाना वगैरह नहीं कहूंगा, वो आपकी घर तक बातें सीमित रहती है, घर से बाहर निकलते ही आप एक भारतीय हो। उपाधियों का अंत, 18 नंबर आर्टिकल कहता है उपाधियों का अंत, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जैसे राज्य शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे मान लो शिक्षा होगी, सेना की शिक्षा के अंदर जैसे मास्टर, डॉक्टर वगैरह, उसके अलावा किसी भी प्रकार से गैंगस्टर वगैरह की ऐसी उपाधि कोई भी राज्य लागू नहीं करेगा। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अब यदि आपको उपाधि ग्रहण करनी है तो पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना पहुंचानी पड़ेगी। यह बात किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 18 के अंदर लिखी हुई है। तो ये हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म
विभूषण आदि उपाधियां नहीं है बल्कि सम्मान है, इसलिए इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको यदि पद्मश्री माना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते पद्मश्री संदीप सर जयपुर वाले, ऐसा नहीं लिख सकते। ये आपको सम्मान दिया जा रहा है, कोई पद नहीं दिया जा रहा है। ये अमाउंटमेंट आरएस में पूछा गया था। ठीक है, तो ये थी आज आपके समानता की बातें, और कल वापिस हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, 20, 21, 22 से लेकर के निरंतर 395 आर्टिकल तक हमारी बातें चलती रहेगी। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। पार्ट नंबर 2 आपके साथ बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।